लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेराडे लॉ के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो ईएमएफ होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, साथ में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है, टाइम के साथ वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने वहाँ पर पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे और वहाँ पर हमने देखा कि फैराडे लॉ में जब हम ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लिखते हैं, उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, तो वहाँ पर एक माइनस साइन आ रहा था। तो हमने कहा कि नेगेटिव साइन यहाँ पर कुछ एक्सप्रेस करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है या करंट है, वो जो चेंजेस हो रहे हैं फ्लक्स में, उसको अपोज करता है और इसको हम लेंज लॉ में जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है इसमें लेंज लॉ के ऊपर है। इसमें हम लोग लेंज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, क्या लेंज ने अपने स्टेटमेंट दिया, क्या लॉ हमें दिया और उसके वेरियस एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये देखेंगे कि लेंज लॉ जो है किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। साथ में हम देखेंगे कि लेंज लॉ के जो स्टेटमेंट है या जो उसका प्रिंसिपल है उसकी करेक्टनेस के रिगार्डिंग कुछ हम वहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे। और फिर बाद में हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से लेंज लॉ का यूज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन को देखा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंज लॉ के स्टेटमेंट की। क्या है ये स्टेटमेंट? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज such that it tends to produce a current which oppose the change in magnetic flux that produced it। यानी कि यहाँ अब देखो, आप थोड़ा गौर करेंगे तो जो फैराडे लॉ है और लेंज लॉ है, इसमें केवल करंट की या ईएमएफ की डायरेक्शन की बात की जाती है और वहाँ पर मैग्नीट्यूड और फैराडे लॉ में मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों को वहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ लेंज लॉ में जो है हमें प्योरली डायरेक्शन की बात की जा रही है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कुछ इस प्रकार होगी कि इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट। यानी कि वो जो ईएमएफ है वो एक ऐसी करंट प्रोड्यूस करना चाहेगा, प्रोड्यूस करने की ओर अग्रसर होगा, विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगा। कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स? दैट प्रोड्यूस्ड इट। यानी कि जिस मैग्नेटिक फ्लक्स ने उस ईएमएफ को प्रोड्यूस किया है वही ऐसी करंट प्रोड्यूस करेगा जो कि उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। इस स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से कैसा लिख सकते हैं? द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट that creates a magnetic flux to oppose the change in magnetic flux through the area enclosed by the current loop। थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि फिर से वही इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जो कि करंट को प्रोड्यूस करेगा, ऐसी करंट को प्रोड्यूस करेगा जो कि खुद एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, क्रिएट करेगी टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द करंट लूप। यानी कि जो करंट लूप वहां पर बन रहा है इंड्यूस्ड करंट का, उस लूप से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहे हैं उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट खुद का एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करती है। ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर प्रोड्यूस होगा। लेंज लॉ को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हम देखें, लेट अस कंसिडर ए सिचुएशन इन विच ए बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी मेटल लूप एज शोन इन फिगर ए। जैसा कि यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक बार मैग्नेट है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की तरफ होती है। तो हमने यहाँ पर एक मेटल लूप लिया और इस मेटल लूप के पास में एक बार मैग्नेट को लेकर आते हैं। यानी कि जो बार मैग्नेट का मूवमेंट है वो मेटल लूप की तरफ है, लूप की तरफ आ रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन जो आप देख सकते हैं टुवर्ड्स राइट है। तो ऐसा करने पे हम क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ यहाँ पर एक करंट इंड्यूस होगा। अब करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन लेंज लॉ के हिसाब से उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक करंट इंड्यूस है और उस करंट की डायरेक्शन कैसा दिखा रहा हुआ है आपको? ये जो एरो यहाँ पर जो दिखाया है, इसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड करंट की। अब हम बोलें कि ऐसा क्यों होता है, कैसे समझें कि करंट इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है?
तो उसको समझने के लिए हमने इस डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है। As the magnet moves to the right toward the loop, the external magnetic flux through the loop increases with time. जैसे जैसे बार मैग्नेट लूप की तरफ आता है, इसका जो एक्सटर्नल इस लूप से पास होने वाला जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज होता है, टाइम के साथ में वो इंक्रीज होता है। टू काउंटरएक्ट दिस इंक्रीज इन फ्लक्स टू द राइट, द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेज ए फ्लक्स टू द लेफ्ट। यानी कि ये जो फ्लक्स है वो राइट साइड में जा रहा है, इसलिए जो इंड्यूस्ड करंट है वो एक ऐसा फ्लक्स यहाँ पर क्रिएट करेगा जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस करंट की डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर जो करंट का फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। और अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो हमारा जो थंब होगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड में होगी। इसकी वजह से जो फ्लक्स इस लूप से पास होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, पॉजिटिव फ्लक्स। तो जो एक्सटर्नल फ्लक्स है वो राइट साइड में है और जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है वो लेफ्ट साइड में है। ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट साइड में है और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड में है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था उसको अपोज करने के लिए करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस हुई ताकि वो उस चेंज को अपोज कर सके। ऐसा हम यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके इसके जैसा ही हमारे पास में एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या देखते हैं कि द मैग्नेट मूव्स टू द लेफ्ट। सेम एग्जांपल में अब हम बार मैग्नेट को लेफ्ट साइड में लेकर जाते हैं तो इस केस में क्या होगा कि जो लूप से एरिया इंक्लोज हो रहा है वहां से जो वो फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा। फ्लक्स की डायरेक्शन जो है बार मैग्नेट के मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और उस डिक्रीज को अपोज करने के लिए फिर से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। और इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, now the induced current in the loop is in the direction as shown in figure D। यहाँ पर आप देखें कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अब पहले के अपोजिट हो गई है, बिकॉज दिस करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेम डायरेक्शन एज द एक्सटर्नल फ्लक्स। क्योंकि अब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन होगा, आप देखें इसको फिर से राइट हैंड का जो फिंगर है उनको कर्ल करेंगे इस करंट की डायरेक्शन में, तो हमारा जो थंब होगा वो अब राइट साइड में होगा, राइट डायरेक्शन में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट साइड में आएगा, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है। साउथ पोल लेफ्ट में है और नॉर्थ पोल राइट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी टुवर्ड्स राइट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कौन सा था, टुवर्ड्स राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स यहाँ से डिक्रीज हो रहा था उसको काउंटरएक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए इंड्यूस्ड करंट ने खुद का मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स क्रिएट किया जो कि जो डिक्रीज हो रहा था उसको कंपनसेट कर सके, उसको रोक सके, डिक्रीज होने से रोक सके। इसलिए उसने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पे स्टार्ट कर दिया बाई इंड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से लेंज लॉ जो है वो ये बताता है कि करंट या इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, पोलैरिटी क्या होनी चाहिए। Hence the magnetic field lines associated with the induced current oppose the motion of the magnet। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर, knowing that like magnetic poles repel each other। हम जानते हैं कि जो सेम पोलैरिटी के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल को अपोज करता है, साउथ पोल को अपोज करता है। वी कंक्लूड दैट द लेफ्ट फेस ऑफ द करंट लूप इज इन एसेंस ए नॉर्थ पोल एंड द राइट फेस इज ए साउथ पोल इन फिगर ए। जो हमारे पहले वाले डायग्राम है, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो मैग्नेट को बार मैग्नेट को लूप के पास लेकर आ रहे हैं उस कंडीशन में जो लेफ्ट फेस था लूप का वो कौन सा बन जाता है, नॉर्थ पोल, और जो राइट फेस होता है वो कौन सा बन जाता है, साउथ पोल। जैसा कि इस डायग्राम में आप देखें तो हम बार मैग्नेट को लूप के पास में लेकर आ रहे थे, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो वहां पर जो लेफ्ट फेस था लूप का वो कैसा बन गया, नॉर्थ पोल। तो ऐसा हम यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन के साथ में ये एक एनालॉजी बना सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या बनता है, ये एन सिंबल हो जाता है। एन जैसा हम अंग्रेजी का हमारा लेटर होता है तो उसके जैसे एक एन का सिंबल बनाओगे आप और उसको यहाँ से थोड़ा सा कर्व कर दोगे तो ये करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि भाई करंट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए जब हम नॉर्थ पोल को लूप के पास में लेकर आते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा था, उसके अपोजिट हो रहा था। तो सेकंड एग्जांपल में हम बार मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे थे तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि भाई बार मैग्नेट को पास लेकर आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए बार मैग्नेट की तरफ लूप का जो फेस होता है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। अब बार मैग्नेट अगर दूर जा रहा है तो नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकने के लिए लूप में करंट इस तरीके से फ्लो होगा, इंड्यूस होगा कि लूप का
बार मैग्नेट की तरफ का जो फेस है वो साउथ पोल बन जाएगा, और साउथ पोल क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अब इसको दूर जाने से ये रोकेगा। तो इस तरीके से ये करंट यहाँ पे इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। If an open circuit is used in place of the closed loop in the above example, an EMF is induced across the open ends of the circuit। अगर यहाँ पर ये क्लोज सर्किट ना होता, ओपन एंड सर्किट होता, तो उस कंडीशन में यहाँ पे EMF इंड्यूस होता, ना कि करंट फ्लो होती। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF कैन बी फाउंड यूजिंग द लेंज लॉ। In these situations, the bar magnet experiences a repulsive force due to the induced current। जैसा भाई हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो लूप के फेस होते हैं, वो बार मैग्नेट की तरफ के जो फेस होते हैं वो एक बार नॉर्थ पोल बना है, एक बार साउथ पोल बना है, अलग अलग कंडीशंस में। तो वो क्या करता है, उसको एक रिपल्सिव फोर्स वहां पर हमेशा होता है। अगर हम बार मैग्नेट को मूवमेंट करना चाहते हैं, बार मैग्नेट को मूव करना चाहते हैं, तो अगर हम बार मैग्नेट को लूप के पास लेकर जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर हम लेकर जा रहे हैं, तो लूप का नॉर्थ पोल बार मैग्नेट के सामने आ जाता है, जिससे हमें बार मैग्नेट को जो है मूव करने के लिए हमें कुछ वहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि वहां पे एक रिपल्सिव फोर्स इंड्यूस हो गया है, जिसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ता है। या अगर हम बार मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लूप का साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट फिर से हमें वहां पर क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। देयरफॉर ए पर्सन हैज टू डू वर्क इन मूविंग द मैग्नेट, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में एक हमें बार मैग्नेट को मूव करने के लिए वहां पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क और एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय जूल हीटिंग प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट, यानी कि हम जो वर्क कर रहे हैं, जो एनर्जी हम वहां पर खर्च कर रहे हैं, जो उसको कह सकते हैं कि हम सप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से, वो वर्क या एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो किसके पास चली जाती है, सर्किट के पास में, क्योंकि वहां पर करंट फ्लो हुई है, तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मिल गई, जिससे उसने करंट फ्लो किया, इंड्यूस्ड करंट को फ्लो किया। और वो जब करंट फ्लो होती है, तो वहां पर जूल हीटिंग होती है, तो जूल हीटिंग के इफेक्ट से जो हमारा वर्क है वो वहां पर अब डिसिपेटेड हो जाता है। सो दिस वर्क और एनर्जी इज डिसिपेटेड बाई जूल हीटिंग प्रोड्यूस्ड बाई द इंड्यूस्ड करंट। हेंस दिस लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमारा लेंज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक कॉन्सिक्वेंस है, मतलब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि वहां पर किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमने कोई एनर्जी प्रोड्यूस की है या हमने कोई एनर्जी को लॉस किया है, हमने एनर्जी को जस्ट क्या है, ट्रांसफर किया है। हमने जो मैकेनिकल वर्क किया, जो हमने मूवमेंट किया बार मैग्नेट का, उसमें हमने कुछ एनर्जी खर्च की, और वो एनर्जी हमें जूल हीटिंग के रूप में मिल गई है। द यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है, द फ्लक्स ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये नोट करें, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो बी वेक्टर इंड्यूस्ड हम इसको लिख सकते हैं, ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द फ्लक्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है, बट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ऑलवेज अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये फ्लक्स को जरूर अपोज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट ही होगा। इसको कैसे देख सकते हैं हम, कुछ डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, जिसमें से हम ये देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ऊपर जो हमने लिखा है नोट में, ये कैसे होल्ड करता है। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे, यहाँ पर हमने इंक्रीजिंग जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, जिससे एक करंट इंड्यूस होती है, और वो करंट क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज को अपोज करता है, जो भी वहां पर चेंज हो रहा है, यानी कि अगर फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करेगा। तो जैसा कि इसमें फर्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउन बार्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे तीन डायग्राम हमने बनाए हुए हैं इसमें, तो तीन डायग्राम में आप देखेंगे कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एरो है उसका साइज बढ़ रहा है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एरो का साइज बढ़ने का मतलब है कि वहां पर हम उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा है इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल फील्ड। और इस एक्सटर्नल फील्ड के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और उस फ्लक्स चेंज को अपोज करने के लिए करंट इंड्यूस होगी। तो इंड्यूस्ड करंट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगी वो एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगी, और किस तरीके से कि वो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके, इसलिए ये करंट एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है जो कि
इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो कहाँ पर आया है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आया है, क्योंकि हमारा इंक्रीजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ऐसा इस तीनों डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो फिंगर्स आर इन द करंट्स डायरेक्शन, द थंब इज इन द इंड्यूस्ड फील्ड्स डायरेक्शन। ये हमारा राइट हैंड जो रूल है, फिंगर रूल है, उसके अकॉर्डिंग हमने इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर डायरेक्शन को पता किया। सेकेंड डायग्राम में क्या हो रहा है, जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अब वो डिक्रीज हो रहा है विद जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी कौन सी है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे एरो का साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है इन तीनों डायग्राम में। यहाँ पर देखेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एरो का साइज ज्यादा है, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया। इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर से करंट इंड्यूस होगा और इस बार करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ताकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है उसको अपोज कर सके, उसको रोक सके। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए, डिक्रीज होने से रोकने के लिए करंट उस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि उसका मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, क्योंकि उसको कंपनसेट करना है, जो लॉस हो रहा है, जो कमी हो रही है, उसको कंपनसेट करना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है। इसलिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो ये करंट की डायरेक्शन अब इस तरीके से यहाँ पर आ जाती है। सिमिलर वे में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया और फिर से हम उसको इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज जब करते हैं तो हमारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं फिर से, तो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। तो इस तरीके से ये कुछ जो सिचुएशंस हैं उसमें दो सिचुएशन, तीन चार सिचुएशन हमने जो अलग अलग ली उसमें हम देखते हैं कि कभी तो हमारे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में है और कभी उसके अपोजिट है, लेकिन ये हमेशा क्या करता है, चेंज को अपोज करता है। करेक्टनेस ऑफ द लेंज लॉ। लेंज लॉ की जो करेक्टनेस है, यानी कि लेंज लॉ वाकई में सही है या नहीं है, उसके लिए कुछ सपोर्टिंग स्टेटमेंट हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि देखें, सपोज दैट द इंड्यूस्ड करंट इज इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर अपोजिट टू द वन डिपिक्टेड इन प्रीवियस फिगर ए। जो हमने पहले एक डायग्राम, सबसे पहले जो डायग्राम देखा था उसमें हमने बताया कि बार मैग्नेट को हम लूप की तरफ लेकर आते हैं तो करंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ये एरो के जस्ट अपोजिट इंड्यूस होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इस बार हमने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसा लिया है, उसके अपोजिट लिया है, यानी कि ये वाला डायरेक्शन हो गया जब हम बार मैग्नेट को लूप के पास में लेकर आते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इन दैट केस साउथ पोल ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट विल फेस द अप्रोचिंग नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है और करंट अगर इस डायरेक्शन में इंड्यूस हुई तो फिर क्या होगा कि जो हमारा लूप है उसका साउथ पोल, ये साउथ पोल बनेगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट अगर इस तरीके से आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, टुवर्ड्स राइट। तो ये वाला फेस जो है वो नॉर्थ पोल बनेगा और इधर वाला लेफ्ट साइड का जो लूप का फेस है वो साउथ पोल बन जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम बार मैग्नेट को लूप के पास लेकर आए और अगर करंट इस डायरेक्शन में हुआ तो बार मैग्नेट के सामने लूप का फेस कैसा रहेगा, साउथ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं और करंट अगर कुछ इस डायरेक्शन में हुआ तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। द बार मैग्नेट विल देन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉइल एट एन एवर इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। साउथ पोल नॉर्थ पोल को हमेशा इंक्रीज करता रहेगा इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन के साथ में। अट्रैक्टिंग फोर्स वहां पर काम कर रहा है इसलिए एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा। A gentle push on the magnet will initiate the process and its velocity and kinetic energy will continuously increase without expending any energy। अगर हम बार मैग्नेट को हल्का सा पुश कर दें तो तुरंत ही वहां पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। इससे जो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी है बार मैग्नेट की वो लगातार इंक्रीज होती रहेगी विदाउट एक्सपेंडिंग एनी एनर्जी। यानी कि हम वहां पर कोई काम नहीं कर रहे, हमने जस्ट उसको हल्का सा पुश कर दिया और उसके बाद में अपने आप ही बार मैग्नेट लूप की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया। अगर ऐसा होता है तो वन कुड कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मोशन मशीन बाय ए सुटेबल अरेंजमेंट। अगर ऐसा होता है तो कोई एक ऐसी जो है अनवरत लगातार काम करने वाली मशीन बना सकता है सूटेबल अरेंजमेंट से, जिसमें हमें कोई एनर्जी वहां पर सप्लाई नहीं करनी होगी और मशीन अपने आप चलती रहेगी। तो ये जो बात है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल के अगेंस्ट है। दिस वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड हेंस कैन नॉट हैपन। यानी कि करंट इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं हो सकती, जैसा कि इसमें डायरेक्ट डायग्राम में हमने इमेजिन किया है। तो करंट हमेशा इसके अपोजिट ही इंड्यूस होगा,
इससे हम ये कह सकते हैं कि जो लेंज लॉ है वो करेक्ट है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। अब नेक्स्ट देखें, चेक पॉइंट हमारे पास में। द फिगर शोज द 3 सिचुएशंस in which identical circular conducting loops are in uniform magnetic fields that are either increasing or decreasing in magnitude at identical rates। यानी कि हमारे पास में 3 सर्कुलर कंडक्टिंग लूप्स हैं जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, और ये जो एरिया यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है एट आइडेंटिकल रेट्स, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होने की जो रेट है वो बराबर है। तो इन ईच द डैश्ड लाइन कोइंसाइड्स विद ए डायमीटर, रैंक द सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप्स ग्रेटेस्ट फर्स्ट। यानी कि इन लूप्स में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगी, उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किस में होगा, उससे हमें इसको रैंक करना है इन तीनों लूप्स में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा लूप ए है, इसमें हम देखते हैं कि दोनों ही जो पोर्शन है इस डैश लाइन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब इंक्रीज होगा दोनों तरफ से, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो जो इंड्यूस्ड करंट है उसका मैग्नीट्यूड भी सबसे ज्यादा होगा। इस लूप बी में अगर हम देखें तो अपर पार्ट में तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि पेपर के प्लेन के अंदर की तरफ। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, पेपर के प्लेन के वर्टिकली आउटवर्ड। तो यहाँ पर डाउनवर्ड में इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे आउटवर्ड में डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि डाउनवर्ड में इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसकी वजह से फिर क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या जो हमारा ईएमएफ जो करंट है वो इंड्यूस होगा।